आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 76 में। और आज अपनी यूनिट है, आज अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वैसे अपनी यूनिट है बेटा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है ना बेटा, पादप भ्रूणी की प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और उसके बाद आप जानते हो आपके सिलेबस में इकोलॉजी है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है 12th के नीट एग्जाम में और 12th दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। यस बेटा, क्योंकि इससे कम से कम नीट में 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन उस इकोलॉजी से। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अपन इसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जनरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के तरीके हैं। उसके बाद अपन बात रखी जो कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधियाँ हैं जनन की। लेकिन ये सब आप जानते हो जूलॉजी में भी आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके होंगे थोड़ा सा, और उससे रिलेट अपन इस फर्स्ट लेक्चर में बता देते हैं। बाकी आपका जो सेकंड टॉपिक है ना एनसीईआरटी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में लैंगिक जनन। तो जो हायर प्लांट हैं, उच्च पादप हैं आपके एंजियोस्पर्म, स्पर्मेटोफाइटा के एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी। तो आप डाइवर्सिटी में पिछले साल 11th में एल्गी, पहले फंजाई का जनन पढ़ा, एल्गी का जनन पढ़ा आपने, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो तक पढ़ चुके हो। अब एंजियोस्पर्म का जो कंप्लीट लाइफ साइकिल, उनके सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप जानते हो हायर प्लांट में ज्यादातर सेक्सुअल होता है, लेकिन कुछ एसेक्सुअल मेथड भी होते हैं। तो सेकंड चैप्टर को हम प्रायोरिटी देंगे, उस सेकंड चैप्टर को अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर स्टार्ट करेंगे। बात को समझ रहे हो आप? क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो बेटा आपने प्लांट डाइवर्सिटी, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपने प्लांट डाइवर्सिटी पिछला 11th में आपने बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ा, मोनेरा में, उसके बाद प्रोटिस्टा में आपने हर टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ा, फंजाई के सारे रिप्रोडक्शन पढ़े, स्पोर और वो सारे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एल्गी के पढ़े। तो आप मोस्ट ऑफ वहाँ पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा इसको आज एक लेक्चर में इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर अपन बात स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा देखो बहुत अच्छे और ध्यान सुनना भाई, आपका 11th फाउंडेशन है बेटा, तो बहुत सुपीरियर आपको रहना है A to Z एंड एनसीईआरटी। और हाँ, अब मैं जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपको इसके साथ डाइवर्सिटी को रिवाइज करना है, 11th के टॉपिक को रिवाइज करना है। यस, तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हों, मस्त हो। तो अपन टॉपिक लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सजीवों में जनन, सजीवों में जनन बेटा। यस, तो देखो इसके अंदर जो फर्स्ट इवेंट आपको एनसीईआरटी में बता रखी है, वो आपको बता रखा है बेटा लाइफ स्पान, लाइफ स्पान बता रखा है। तो बेटा जी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि क्या होती है, जीवन अवधि। तो बेटा जीवन अवधि क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्पान, जीवन अवधि। यस बेटा, तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने दे रखी है। तो बेटा देखो ये लाइफ स्पान क्या है कि किसी जीव के जन्म से लेकर, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, तक की अवधि जीवन अवधि, जीवन अवधि लाइफ स्पान कहलाती है। पर बेटा जी आप जानते हो कि जनरली जो नॉन लिविंग है वो तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। दूसरी बात अपन आते लिविंग की बात कर रहे हैं, तो कोई भी सजीव है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो किसी सजीव के बर्थ यानी जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है, जीवन अवधि, जीवन अवधि। यस बेटा, अपन कहें कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू द नेचुरल डेथ of a organism known as लाइफ स्पान। तो बेटा आप समझ रहे हो कि वो पूरा पीरियड, चाहे वो कितना भी हो,
किसी भी सजीव का जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ हो जाए तब तक का जो समय है वो आपका कहलाता है लाइफ स्पान। क्या कहलाता है बेटा? लाइफ स्पान। यस, अब अपन कहें कि बेटा जो लाइफ स्पान है, जीवन अवधि है, वो कुछ दिनों से लेकर कई हजार वर्षों तक वेरी करती है, हाँ है ना। तो अपन कहें बेटा कि जीवन अवधि कुछ दिनों, ए फ्यू डेज, जीवन अवधि कुछ दिनों से लेकर कई हजार वर्षों तक मतलब जीवन अवधि कुछ दिनों से लेकर कई हजार वर्षों तक वेरी करती है ना बेटा। भाई किसी सजीव की जीवन अवधि कुछ घंटे हो सकती है, कुछ दिन हो सकती है, सप्ताह हो सकती है, महीने हो सकती है, वर्ष हो सकती है, और वहां से कई हजार वर्ष तक वेरी करती है। क्लियर? इट वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। यस बेटा। अब देखो अपन बात करें कि भाई जो लाइफ स्पान है, वो अच्छा क्वेश्चन ही आ रहा है कि लाइफ स्पान आवश्यक रूप से लाइफ स्पान बेटा जी मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो लाइफ स्पान है वो आवश्यक रूप से लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि आवश्यक रूप से जीव के आकार व जटिलता से कोरिलेटेड सहसंबंधित नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि बेटा किसी भी जीव की जीवन अवधि जो वेरी कर रही है, कुछ दिनों से या कुछ घंटों से लेकर कई हजार वर्षों तक वेरी कर रही है, ये लाइफ स्पान नेसेसरली मतलब आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है, यानी आवश्यक रूप से जीव के आकार और जटिलता से कोरिलेटेड नहीं है। बात को समझे आप? भाई साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मैं आपको बता दूं कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से 100% या अनिवार्य रूप से कोरिलेटेड हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जीवन अवधि के, कि वहां पर आपको ये 100% ये लाइन समझ में आएगी कि आप समझ सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं बेटा साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन बात करें बेटा कि क्रो और पैरट, मैं आपको बताऊं क्रो यानी कोआ, क्रो एंड पैरट, जो कोआ वह तोता आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं, ऑलमोस्ट इक्वल साइज, अधिकांशतः लगभग वो इक्वल साइज यानी समान आकार रखते हैं। लेकिन बेटा आप समझ सकते हो कि उनकी जो जीवन अवधि है उसमें बहुत अंतर है। बात को समझ रहे हो? उनकी जो जीवन अवधि है उसमें बहुत अंतर है। कि आप जानते हो बेटा कि क्रो का जो लाइफ स्पान है, कोए का लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि, वो आप जानते हो बेटा कि 15 ईयर है, लगभग 15 वर्ष है, 15 ईयर। यस। जबकि अपन बात करें किसकी? पैरट की, तो पैरट का जो लाइफ स्पान है, जीवन अवधि है, वो आप समझ रहे हो कि लगभग 140 ईयर्स है, 140 ईयर्स। बात को समझे? भाई तोता और कोआ ऑलमोस्ट सेम आकार के हैं, समान साइज के हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अच्छे से आपको बेटा मैं बता दूं कि कोआ जिसका जीवन अवधि केवल 15 साल है, जबकि पैरट उसका लाइफ स्पान 140 वर्ष है। बात को समझ रहे हैं? इसलिए ऑर्गेनिज्म की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा रिलेट हो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक रूप से कोरिलेट हो ये जरूरी नहीं है बेटा। यस और नो? इसी प्रकार अपन कहें कि मैंगो ट्री आप जानते हो
कि मैंगो ट्री, सेकंड देखो मैं प्लांट में एग्जाम्पल आपको बताता हूँ प्लांट में, तो बेटा ध्यान से सुनो, देखो मैंगो ट्री जिसका लाइफ स्पान, आम का पेड़, तो मैंगो ट्री इसका लाइफ स्पान 200 ईयर है, 200 ईयर। जबकि अपन कहें कि लगभग उसी साइज का थोड़ा सा बड़ा, अपन बात करें कि जो पीपल है, पीपल ट्री है, पीपल ट्री उसका लाइफ स्पान बहुत ज्यादा 2500 ईयर, लगभग 2500 ईयर है, 2500 ईयर। बात को समझे? तो ये इस लाइन को 100% आपके सामने क्लियर कर दिया। ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा एग्जाम के अंदर, तो ये लाइन मैंने क्लियर कर दी। पहले भी आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, या फिर जूलॉजी अगर नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या क्लियर हुआ होगा, फिर भी बहुत अच्छे इजीली अपन आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ाकर अपन सेक्स और रिप्रोडक्शन पे लेके जाएंगे बेटा, है ना। और मस्त इतना अच्छा सारे क्वेश्चन A to Z आपको अपन बात रहे कि सिंपल क्लास से ज्यादा अच्छा यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन सारी चीजें एक एक चीज, बस ये कि वीडियो को पॉज कर करके एक एक लाइन एनसीईआरटी पे काम करना है, वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी पढ़नी है, और साथ साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और 11th की जो यूनिट इससे रिलेटेड उनको रिवाइज करना है, अच्छे रहना बेटा, है ना। तो ये आपके समझ में आया, इस लाइन का पूरा मीन आपका है। अब मैं आपको ऐसे ही जनरली कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर। हाँ तो देखिए बेटा जी कि अब जो बनियान ट्री है, सॉरी लाइफ स्पान है कुछ ऑर्गेनिज्म की, तो मैं आपको कुछ जीवों की यहाँ पर जीवन अवधि है वो बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो लगभग जीवन अवधि है। तो देखो बेटा यहाँ पर एलिफेंट यानी हाथी, तो एलिफेंट की जो जीवन अवधि है वो 60 to 90 60 से 90 वर्ष है। रोज गुलाब, तो गुलाब का अपन पौधा लगाते हैं तो 5 से 7 वर्ष है। डॉग कुत्ते की 25 से 30 वर्ष है। बटरफ्लाई 2-3 वीक है, और ये तितली और ये फ्रूट फ्लाई फल मक्खी 2 वीक है। एक आप बेटा जानते हो, जैसे अपन बात बेटा कि जो अब की फल मक्खी के अंदर, या सॉरी शहद वाली मक्खी है हनी भी, उसके अंदर श्रमिक होती है, उसका 1 वीक के लगभग होता है। और अब मैं आपको बताऊं बेटा कि जैसे मे फ्लाई कुछ घंटे के लिए होती है, मे फ्लाई की, तो मे फ्लाई की अपन बात बेटा कि कुछ घंटे के लिए आपकी जीवन अवधि होती है। बात को समझ पा रहे हो? तो बेटा जी ध्यान दो, देखो कि इसी प्रकार बनाना ट्री है, उसकी 25 ईयर है। हॉर्स है 60 ईयर है। टॉर्टोइज कछुए की 100 से 150 ईयर है। बात को समझ रहे हैं? और यहाँ पर आप जानते हो कि बनियान ट्री यानी बरगद, तो बरगद की अपन बात बेटा कि 200 से 300, 200 से 300 ईयर। जबकि मैंने आपको बताया था पीपल, समझ रहे हो ना, साइज में बड़ा है, लेकिन पीपल की मैंने आपको बताया 2500 ईयर्स, ये आपकी लाइफ स्पान है। बात को समझ रहे हो? तो उदाहरणों से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई ये आवश्यक नहीं है, या आवश्यक रूप से को रिलेटेड हो, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से जरूरी नहीं है। तो ये मैंने बेटा आपको लाइफ स्पान एक जीवन अवधि की बात बताई। अब देखो इसमें मैं आपको नेक्स्ट बात जो बताऊंगा वो क्या है बेटा कि देखो ये आप समझ सकते हैं कि ईच और एवरी ऑर्गेनिज्म की एक निश्चित जीवन अवधि के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद डेथ होना निश्चित है। उसका मतलब मृत्यु होना क्या है, निश्चित है, श्योर है कि बेटा आप जानते हो कि उसकी डेथ होगी। यस, अब डेथ होगी तो अर्थ पर जो मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल है वो सारे आप जानते हो बेटा कि मॉर्टल है। मॉर्टल का मीन जानते हो कि जन्म लेने के बाद एक अवधि के बाद उनकी मृत्यु होगी ही होगी। अपन कहते हैं कि भाई द लाइफ स्पान डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज श्योर, है ना। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल क्या हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यानी जनरली अपन सामान्यतः ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट ज्यादातर जो जीव हैं वो अपन बात बेटा कि क्या है, मॉर्टल है, मॉर्टल, हाँ है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे भी आती है बेटा, वो क्या बात आती है कि ये जो बात है, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आए कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू नहीं है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीवों के लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय सजीवों के लिए ये सत्य नहीं है सदैव, एक कोशिकीय सजीवों के लिए। क्योंकि आपने डायवर्सिटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी आपने कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय सजीवों के लिए बेटा वहां आपने पढ़ा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यानी वृद्धि तथा जनन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, ये वर्ड आपने पढ़ा था बेटा, म्यूचुअली इंक्लूसिव, समाहित है।
या फिर अपन कहें सिनोनिम, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्योंकि मैं कहूँ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जनरली वही कंडीशन होगी, जैसे कोई सेल डिवीजन से पहले ग्रो करती है, तो डिवीजन से पहले बेटा कोई भी सेल ग्रो करती है, और जैसे ही वो डिवीजन में जाती है, और मतलब जैसे ही बेटा वो सेल डिवीजन से पहले ये सेल ग्रो करती है आकार में और अपने आवश्यक घटकों का संश्लेषण करती है, और जैसे आकार में वृद्धि करती है फिर वो डिवाइड होती है टू डॉटर सेल्स में फिर वो डिवाइड होती है, तो यहाँ 2 न्यू इंडिविजुअल भी बन गए। यस, अब यहाँ बॉडी का कोई भी पार्ट लेफ्ट, यानी कुछ भी नहीं बचा, है ना, नॉट लेफ्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी का कोई पार्ट बचा नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको अपन बात बेटा इमॉर्टल माना जाता है। इमॉर्टल यानी एकोष्ठीय जीवों को, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनको इमॉर्टल मतलब अमर माना जाता है, इमॉर्टल माना जाता है। यस, तो आप समझ रहे हैं कि अपन कहते हैं ना कि जैसे अमीबा है, ये जो एकोष्ठीय जीव है बैक्टीरिया, इनको अपन बात पृथ्वी पर अमर माना जाता है, क्योंकि जनरली जब एक सेल ग्रो करती है और ग्रो करते ही वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और आप समझ सकते हैं बेटा कि नो बॉडी पार्ट इज लेफ्ट टू डाई, मरने के लिए कोई भी बॉडी का पार्ट ही नहीं बचता है। इसका मतलब सरलतम कोशिका लार्जर आकार में बड़ी होती है, और फिर आप जानते हो कि वो डिवाइड हो जाती है, इसलिए यहाँ किसी की भी डेथ नहीं हो रही, इसलिए जनरली इनको क्या माना जाता है, इमॉर्टल, अमर माना जाता है। बात को समझे या नहीं समझे, बोलो, है ना बेटा। तो इसको क्या माना जाता है बेटा जी, अमर माना जाता है। अब अपन बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जनन की बात करेंगे, उसके बेसिक फीचर क्या है, 1-2 लाइन जो एनसीईआरटी, उसके बाद अपन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनरली 2 टाइप के हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब बेटा आप देखिए कि रिप्रोडक्शन जनन, तो आप ध्यान दे बेटा कि देखो बेटा रिप्रोडक्शन जनन की अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज यूनिक, क्योंकि ओनली लिविंग का करेक्टर है, और लिविंग का यूनिक करेक्टर है, यूनिक और वाइटल यानी जैविक प्रक्रम, वाइटल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, बेटा कि एक विशिष्ट प्रक्रम है और एक जैविक प्रक्रम है जिसके दौरान प्रत्येक सजीव नई संतति उत्पन्न करता है। या फिर अपन नॉर्मल भाषा में ये कहें बेटा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें प्रत्येक सजीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। यानी बेटा जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें प्रत्येक सजीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। तो ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। यस बेटा। अब देखो जनरली अपन बात करते हैं बेटा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनन के तरीके। तो बेटा आपको मैं बताऊं कि जनरली बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो सजियों में देखो मुख्य 2 ही तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बेटा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आप समझे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बातों में कि भाई वहाँ पिछले साल आपको कवक पढ़ाया होगा या फिर जो भी अपन ने बातें की तो उसमें बताया कि भाई कवकों में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार के जनन हैं। बेटा पृथ्वी पर सजियों में मुख्य तरीके जनन के 2 ही हैं, अलैंगिक और लैंगिक। जो कायिक जनन है वो अलैंगिक में आता है। ये कायिक जनन या तो कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म यानी एकोष्ठीय जीव अमीबा इनके लिए दिया जाता है, या फिर उच्च पादपों बीज के अलावा जड़ तना पत्ती से नया पौधा बने वेजिटेटिव प्रोपेगुल के लिए। तो ये वेजिटेटिव टर्म यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है ना, बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां होती है। और एसेक्सुअल में स्पोर बनते हैं, ज्यादातर वो अनुकूल में भी बन सकते हैं और कभी कभी कुछ प्रतिकूल में भी बनते हैं। यस, इसलिए वो वेजिटेटिव किसमें सम्मिलित है, एसेक्सुअल में सम्मिलित है।
जो जनन के मुख्य तरीके हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के तरीके, वो वर्टिफर मेन दो ही हैं बेटा, जनन के तरीके एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यस और नो, क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन क्या करते हैं कि देखो आराम से अपन यहाँ बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ मैं पूरी बात बताऊंगा इसका मीन क्या होता है और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, उसके बाद सेक्सुअल की उत्पत्ति कैसे हुई और डिफरेंस क्या होते हैं। तो बेटा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें इस प्रक्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इस प्रक्रम में एक जनक के, इसमें एक ही जनक होता है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, तो बताता हूँ वो सारी बात बताऊंगा। इस प्रक्रम में एक जनक के या तो कोई स्पेशलाइज्ड विशिष्टीकृत या अविशिष्टीकृत अविशिष्टीकृत भाग से ही नई संतति बनती है। यानी बेटा देखो यहाँ समझने की बात है कि इसमें एक ही जनक के विशिष्टीकृत या अविशिष्टीकृत भाग से नई संतति बनती है। मतलब मैं आपको यहाँ समझा दूं कि भाई जैसे सिंगल सेल है अमीबा, उसमें द्विभाजन होना तो क्या, वो तो कोई अविशिष्टीकृत भाग है, मतलब कोई विशेष थोड़ी है, और सेल ग्रो करेगी, डिवाइड हो जाएगी। ऐसे अपन बात करें बेटा कि जैसे अपन बात करें कि पुनरुद्भवन होना है, वहां भी विशिष्टीकृत नहीं है। लेकिन जैसे उच्च पादपों पर जाते हैं तो तुम जानते हो विशेष भागी, जैसे अपन कहते हैं बीज के तरफ जड़ तना पत्ती, तो ज्यादातर तो भूमिगत तने ही, भूमिगत तने, पत्ती में तो केवल एक ब्रायोफिलम है, बाकी ज्यादातर तो भूमिगत तने ही, जिन पे पर्व पर्वसन या कलिका होगी, या फिर जड़ में एकमात्र अपस्थानिक जड़, जैसे शकरकंदी, जैसे मूली गाजर से नया पौधा नहीं बन सकता। तो वहां फिर क्या जाएगा कि वो भाग जो बीज के अलावा कायिक जनन का आधार बनेगा, वो आपका होगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो विशिष्टीकृत हो गए ना। तो अपन यही बात करते हैं यहाँ पर कि इस प्रक्रम में एक जनक के विशिष्टीकृत या फिर जनरली तो अविशिष्टीकृत भाग से ही नई संतति बनती है। यस, यानी अपन सीधी सी बात कहें बेटा, इट कैन अकर थ्रू अनस्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ पेरेंट, अनस्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ पेरेंट। यस बेटा, है ना, क्लियर। अब अपन देखो नेक्स्ट बात इसके अंदर अपन करते हैं कि बेटा देखो ये जो मतलब नई संतति का निर्माण होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये दैट इज यानी बिना युग्मक निर्माण, जनरली युग्मक निर्माण भी नहीं होता, कभी कभी हो भी सकता है, बिना युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन के ये जो नई संतति का निर्माण होता है विदाउट formation of gamete, without formation of gamete and fusion of gamete। और स्पेशली मैं आपको कह दूं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट तो हमेशा ही क्या होता है, एब्सेंट होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो है ना बेटा, क्योंकि युग्मक का संलयन तो कभी भी नहीं होगा किसमें, अलैंगिक जनन में। यस बेटा। अब देखो मैं आपको इस अलैंगिक जनन के फीचर्स यानी लक्षण बता दूं, तो मैं यहाँ पर लिखूं बेटा कि फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के कुछ विशिष्ट जो लक्षण हैं, फीचर्स हैं, कुछ मूलभूत जो आपके लक्षण हैं, तो वो उनकी बातें अपन करते हैं बेटा। तो ध्यान दें कि जो अलैंगिक जनन है इसमें अपन बात उठा कि जनरली सेक्स ऑर्गन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी इसमें लैंगिक अंगों का सम्मिलित नहीं होते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यस बेटा, लैंगिक अंगों का या लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। और बेटा इस फिर वही बात अपन जो विशेषता फीचर में भी तो लिखेंगे कि भी गैमेट जनरली सामान्यतः
गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। और एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों का संलयन, गैमेट्स युग्मकों का संलयन तो ऑलवेज एब्सेंट। किसी प्रकार सेल का फ्यूजन नहीं होता है, युग्मकों का संलयन तो हमेशा ही अनुपस्थित होता है। किसमें बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यस, जनरली तो गैमेट फॉर्मेशन भी एब्सेंट होता है क्योंकि मियोसिस यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। और फिर अपन बात करते हैं लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट तो कभी भी नहीं होगा। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना भाई, विदाउट गैमेट फॉर्म, बट गैमेटिक फ्यूजन ऑलवेज एब्सेंट। ये मैंने आपको बता दी बेटा, क्लियर। इसके बाद में आपको बात करता हूं बेटा कि जब ऐसा नहीं होता है तो नो वेरिएशन, है ना। यहाँ पर अपन बात उठा कि कोई प्रकार की वेरिएशन नहीं होती है क्योंकि जनरली जो जनन के अंदर डिवीजन सम्मिलित होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेल डिवीजन जो जनन की पहले आवश्यकता है, और आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। मैं आपको बता दूं बेटा कि माइटोसिस वह प्रक्रम है जिसमें रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, प्रतिकृत डीएनए मॉलिक्यूल है, रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है, वो फेथफुली सेग्रेगेटेड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, वो बिल्कुल समान रूप से दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है। और आपने उसको इक्विवेलेंशियल डिवीजन कहा था, आइडेंटिकल डिवीजन, आपने उसको इक्विवेलेंशियल डिवीजन कहा था बेटा, किसको? माइटोसिस को। और मियोसिस के अंदर बेटा तुम जानते हो कि मात्र कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन। और उस दौरान आप जानते हो कि क्रॉसिंग और भी होता है, वेरिएशंस भी आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर कौन सा सेल डिवीजन संपन्न होता है? ओनली माइटोसिस। कभी कभी तो है माइटोसिस, लेकिन ओनली माइटोसिस, केवल समसूत्री विभाजन यहाँ सम्मिलित होता है। तो बेटा समसूत्री विभाजन यहाँ सम्मिलित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फिर इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट फीचर में आपको बताता हूं बेटा कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, नो वेरिएशन। तो देखो अपन फीचर्स पे आगे चलते हैं, ये सारे आपने नोट कर लिए और समझ लिए। अब बेटा आगे से आगे मैं लिखता जा रहा हूं कि नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगी, कोई विभिन्नताएं नहीं होगी, नो वेरिएशन, कोई विभिन्नता नहीं होती, कोई विभिन्नता नहीं होती है, नो वेरिएशन। फिर मैं आपसे कहूं कि जब वेरिएशन नहीं होती है तो पर्यावरण के प्रति अनुकूलता उतनी नहीं होती है, यानी अपन आपको कहें नो एडेप्टेशन अगेंस्ट एनवायरमेंट एंड नो एडेप्टेशन अगेंस्ट एनवायरमेंट। यस बेटा, यानी पर्यावरण के प्रति कोई अनुकूलता या कोई एडेप्टेशन नहीं आता है। यस बेटा, क्लियर बात? यस। और मैं नेक्स्ट आपको बात बता दूं बेटा, तो इसमें जो अलैंगिक जनन में जन्मी संतति है वो 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल, है ना, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू हिज पेरेंट्स, अपने जनकों के एकदम समान होती है। आनुवांशिक रूप से 100% बेटा जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, आनुवांशिक रूप से समान होती है। बात को समझे नहीं समझे? जब आनुवांशिक रूप से समान होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं बेटा? क्लोन। एग्जैक्ट फोटोकॉपी है, यानी अपन उसको क्या कहते हैं बताओ? क्लोन कहते हैं, एग्जैक्ट फोटोकॉपी है। यस और नो? तो अपन एक बात कहते हैं बेटा कि जो नई संतति है ये एक सबसे कॉमन मेथड है, ये रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड है, सामान्य तरीका है। जो लोअर ऑर्गेनाइजेशन यानी निम्न संगठन रखने वाले जीव हैं, स्पेशली अपन बात करें कि बैक्टीरिया की बात करें या फंजाई की या स्पंज की या एल्गी की, तो इनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनन का ऐसा तरीका है जिसमें अपन बात उठा कि जन्मी संतति अपने जनक के एकदम 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, आनुवांशिक रूप से एकदम समान होती है, तो वो एक क्लोन है। क्या है बेटा? क्लोन। बात को समझे? यानी एग्जैक्ट फोटो कॉपी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेटा आप समझ रहे हो कि भी जिसको आपने एक वर्ड यूज किया क्लोन। यस। और अपने बात भी कह देते हैं बेटा कि जहां माइटोसिस होता है वहां पर आप जानते हो कि क्लोन ही होता है। यस।
और ये एकदम आपके सामने आ गया क्लोन वर्ड, तो आप समझ गए होंगे। क्लियर बेटा। अब देखो एक जो नॉर्मल लाइन है किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि एक सिंपल प्रोसेस है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक सरल प्रक्रम है, बहुत ही सरल प्रक्रम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इज ए सिंपल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस मतलब सरल प्रक्रम है, सरल प्रक्रम। मैं आपको बता दूं, एक तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि सिंपल प्रोसेस है, सरल प्रक्रम है, और एक जन की प्रक्रम है, एक ही जनक का योगदान होता है इसके अंदर, तो यूनिपेरेंटल है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस, यूनिपेरेंटल प्रोसेस। तो आप अच्छे से समझे, एक एक लाइन को नोट करें, एक जनकीय प्रक्रम है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को आप नोट कर सकते हैं। और अभी तो देखो ये तो इंट्रोडक्शन है यार, ऐसा मतलब फ्लोरिंग प्लांट का एक एक डायग्राम, क्वेश्चन, सारी बातें आपके सामने आएगी। तो सिंपल प्रोसेस है बेटा, सरल प्रक्रम है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, एक जनकीय प्रक्रम है। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखूं, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये गुणन का तिरु विधि है, गुणन का तिरुत्तम विधि है, तिरुत्तम विधि है बेटा गुणन की। समझे या नहीं समझे कि आप जानते हो क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी बहुत फास्ट। आप जानते हो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन पढ़ा था 20 मिनट में, बात को समझे। तो ये सारे आपके सामने हो गए फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा जो मेथड्स है, मेथड्स की बात करेंगे कुछ। तो आपको बेटा सबसे पहले आपने बाइनरी फिजन पढ़ा, द्विभाजन, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ये सारे प्रक्रम आप पढ़ चुके हो। बडिंग ईस्ट के अंदर बडिंग मुकुलन है, फिर जब फिलामेंटस रूप आ गए तो फ्रेगमेंटेशन, खंडन। फिर आप जानते हो जब पादपों में जड़ तनापत्ति आगे विभेदन आ गया तो फिर स्पेशलाइज पार्ट से यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। और ऐसे आपने फंजाई में एसेक्सुअल के बहुत मेथड, एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, बोलो बोलो याद करो, है ना बेटा, बिल्कुल रिवीजन याद करो, है ना। तो ये सारे तरीके आपने पढ़े, कुछ मैं नाम आपके सामने लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अलैंगिक से लैंगिक की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर लैंगिक जनन के फीचर्स क्या होते हैं। ये सारी बातें करने के बाद एक सजीव की जीवन अवधि में कितने फेजेज होते हैं, और ये करने के बाद अपन एक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म में स्टार्ट कर देंगे। फिर लास्ट में अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड अपन और ले लेंगे। यस, तो नेक्स्ट में आपके सामने लेता हूँ कुछ मेथड्स। अब बेटा कुछ मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, कुछ अलैंगिक जनन की विधियों की बात करते हैं। यस, तो आपके सामने देखो कि भी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है बेटा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन यानी विखंडन, द्विभाजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन कहें कि भाई बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, द्विभाजन या विखंडन। और ये दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स, सिंपल भी होता है एक, लेकिन मेन दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडिनल। तो बेटा देखो बाइनरी फिजन में तो आप बच्चे कई बार पढ़ चुके हो बेटा, फर्स्ट बार भी ये आप जानते हो कि ये एक कोशिकीय जीवधारियों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवधारियों में पाया जाता है। पहले मैं यहाँ पर कह दूं, है ना बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। तो जैसे अपन बात उठाए कि मोनेरा में बैक्टीरिया, यस, और प्रोटिस्टा के अंदर आप जानते हो डायटम है, या जैसे प्रोटोजोन में जो आप समझ रहे हो अमीबा, है ना, युगलिना, या जो भी पैरामीशियम, इन सब में आप देखते हो बाइनरी फिजन, अनुकूल परिस्थिति में बाइनरी फिजन। क्या होता है बेटा बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में कोई भी एक सिंगल सेल है तो वो आप जानते हो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, और वो आप जानते हो बेटा कि बिल्कुल डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में, ग्रो करती है फिर डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में। तो वहाँ पर बैक्टीरिया, यहाँ पर मैं जनरली एक एग्जांपल आपके सामने यानी अमीबा का शो कर देता हूँ। तो बेटा देखो कि जनरली अमीबा प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, और अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल सेल की तरह है अमीबा। क्लियर? तो आपको यहाँ एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ऐसे आपको ये अमीबा का डायग्राम दे रखा है। तो सूडोपोडिया जिसमें बनते हैं, आप समझ रहे हो कि ये अमीबा सेल है। यस, अब डिवीजन से पहले ये सेल भी ग्रो करेगी और न्यूक्लियस भी अपनी साइज में क्या करेगा, ग्रो करेगा बेटा। यस, तो आप समझ रहे हैं कि ये अमीबा का न्यूक्लियस है,
तो सेल भी ग्रो करेगी और ये न्यूक्लियस भी अपनी साइज में क्या करेगा बेटा, ग्रो करेगा। ये लो जी, तो ये न्यूक्लियस ने ग्रो किया, तो यहां पर अपन कहेंगे कि भाई न्यूक्लियस एनलार्ज, केंद्रक में भी अपने पदार्थों का संश्लेषण, न्यूक्लियस एनलार्ज। अब आप जानते हो बेटा कि कैरियोकाइनेसिस होगा, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है माइटोसिस, यूकेरियोटिक है ना, यूनिसेलुलर, तो समसूत्र विभाजन के द्वारा। तो आप समझ रहे हैं कि माइटोसिस यानी वही कैरियोकाइनेसिस होगा, तो यहाँ तो इक्वल अमाउंट में बिल्कुल एक सिंपल बाइनरी फ्यूजन होगा। और आप जानते हैं कि इक्वल अमाउंट में अपना हाथ उठा कि ये आपका कैरियोकाइनेसिस, क्लियर। तो इक्वल अमाउंट में अपन बात करें कि जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल सेग्रीगेशन हो जाएगा 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। और फर्दर आप जानते हो कि ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। क्या प्रोसेस हो गया बेटा, कैरियोकाइनेसिस। तो जब कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, तो आप जानते हैं कि फिर यहाँ से सेल, जो अमीबा सेल है वो स्प्लिट होगी, इस फॉर्म में स्प्लिट होगी, और स्प्लिट होकर आप जानते हैं इस प्रकार से हो जाएगी, और आगे ये 2 डॉटर अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 2 डॉटर अमीबा में। यस, तो ये जनरल सिंपल बाइनरी फ्यूजन है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अनुप्रस्थ डायटम में, ये जो अनुप्रस्थ बाइनरी फ्यूजन है ये अपन बात करें बेटा कि डायटम में होता है। यस, और लॉन्गिट्यूडिनल, स्पेशली लॉन्गिट्यूडिनल किस में होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल यूग्लिना में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडिनल किस में होता है, यूग्लिना में होता है। तो ये जनरली बाइनरी फ्यूजन आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और। यस, और आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें, क्लियर हो गया। अब जैसे मैं बात करता हूं बेटा बडिंग की, किसकी बात करता हूं भाई, बडिंग की। तो देखें आप, मैंने बाइनरी फ्यूजन आपको बता दिया, तो बडिंग आपको कई बार बताया हुआ है। ईस्ट में मुकुलन आपने देखा है, ईस्ट भी यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन एक फंजाई है, और यूनिसेलुलर होते हुए भी वीटेकर ने उसको फंजाई में रखा है, एस्कोमाइसिटीज में, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे बेटा मैं आपको बता दूं मुकुलन, और मुकुलन का स्पेशली मैं आपको ईस्ट में आपको बताऊं जो यूनिसेलुलर यानी एकोशिकीय यूकेरियोटिक फंजाई है, यूकेरियोटिक फंजाई। अब आप इधर ध्यान दें कि जो ईस्ट है, ईस्ट में देखो बेटा कि जैसे ये पेरेंट सेल है, ये ईस्ट की पेरेंट सेल है, क्लियर, पेरेंट सेल है। ईस्ट में आप समझ सकते हैं बेटा कि वहाँ कुछ वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर होती है, वैक्यूल भी होती है। और ये ईस्ट का अपन बात करें स्पेशली, ये बेटा ये न्यूक्लियस है ईस्ट का, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ईस्ट में क्या होती है, एक आउटर ग्रोथ उत्पन्न होगी, एक आउटर ग्रोथ, यहाँ पे एक आउटर ग्रोथ होगी, क्लियर। तो ईस्ट में स्पेशली एक आउटर ग्रोथ ये लो जी आउटर ग्रोथ हो गई। अब भी बेटा ये आउटर ग्रोथ हो गई, तो ईस्ट में देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दीर्घीकरण होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दीर्घीकरण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दीर्घीकरण होगा, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दो, यूनिसेलुलर यूकेरियोट होते हुए भी ईस्ट के अंदर बडिंग के दौरान एक डिवीजन जो होता है वो एमाइटोसिस होता है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और असूत्री विभाजन वो होता है जहाँ अनइक्वल डिवीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दीर्घीकरण हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, और जनिक पदार्थ समान रूप से वितरित नहीं होता, असमान वितरण होता है उसका। क्या होता है, असमान। तो फिर आप जानते हो कि यहाँ स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग हो जाती है तो देखो ये जो पेरेंट ईस्ट है यहाँ से स्प्लिटिंग होती है, ये फ्यूज होती है दोनों की वाल, और ये दोनों की वाल फ्यूज हो जाती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का, ये जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यस, अब आप समझ रहे हो कि अनइक्वल असमान वितरण होता है जो भी वैक्यूल है। और फिर आप जानते हो कि आगे अगर अपन बात करें तो ये आपकी बन जाती है डॉटर ईस्ट, और ये पेरेंट ईस्ट आपकी रह गई। तो डॉटर ईस्ट और पेरेंट ईस्ट, ये लो जी, क्लियर। तो ये आपकी हो गई बडिंग, और जिसमें कौन सा डिवीजन है, एमाइटोसिस। क्या है बेटा, एमाइटोसिस। तो बडिंग मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्योंकि यहाँ इनसाइड में आपके डायग्राम है। तो देखो बेटा कि इस प्रोसेस में एक कोश की संरचना पर एक कलिका बनती है,
और फिर आप जानते हो कि डॉटर न्यूक्लियाई यानी एक है सबसे आदिम प्रकार का विभाजन होता है माइटोसिस, असमान वितरण होता है केंद्रीय पदार्थ का, और फिर यहाँ फ्यूज होकर ये मतलब डॉटर सेल आपकी बन जाती है। अब क्या फर्क है बाइनरी फिजन में और बडिंग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा देखो, बाइनरी फिजन में साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन होता है, जबकि बडिंग में अनइक्वल साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्यों का भी अनइक्वल डिवीजन होता है बडिंग में। मैं बता दूं, इसमें मैं आपको बता दूं बेटा कि पेरेंट सेल डिसअपियर होती है बाइनरी फिजन में, लेकिन इसमें पेरेंट सेल डिसअपियर नहीं होती है। किसमें? बडिंग में। तो ये मैंने आपको ईस्ट का बडिंग बता दिया। यस, अब मैं और मेथड केवल आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि वो सारे मेथड्स आपने डाइवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ नाम बता देता हूँ यहाँ पर, आप डायग्राम देख लेंगे फर्स्ट चैप्टर में। क्लियर बेटा? अब देखो, तो यहाँ मैं कई सारे आपको बेटा नाम बता देता हूँ। जैसे ये आपका एक अलैंगिक जनन का एक तरीका है स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन की बात करें बेटा, बीजाणु, मैं कहता हूँ कि भाई कई सारे बीजाणु, जैसे बैक्टीरिया में भी एंडोस्पोर बनता है, अंत बीजाणु। ऐसे बेटा आप समझ सकते हो कि डायटम में ऑक्सोस्पोर या ऐसे कई टाइप के स्पोर बनते हैं, लेकिन स्पेशली एल्गी फंजाई में जो स्पोर बनते हैं, पहले मैं फंजाई के आपके सामने स्पोर बताऊं। तो देखो फंजाई के अंदर स्पोर कितने टाइप के बनते हैं। फर्स्ट टाइप बेटा फंजाई के अंदर एक बीजाणुधानी के अंतर्जात बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर आपने नाम सुना होगा, स्पोरेंजियोस्पोर, बीजाणुधानी बीजाणु, बीजाणुधानी बीजाणु, बोलो सुना ना आपने, बीजाणुधानी बीजाणु। अब ये बीजाणुधानी बीजाणु जो अंतर्जात उत्पत्ति में अंतर्जात होते हैं, है ना, एंडोजिनसली इन ओरिजिन, एंडोजिनसली इन ओरिजिन, है ना बेटा, ये उत्पत्ति में आप जानते हो कि अंतर्जात होते हैं। और बेटा ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक चल बीजाणुधानी में बनते हैं ना, कसाबी के बीजाणु, जूस्पोर चल बीजाणु, फ्लैजिलेटेड स्पोर जूस्पोर चल बीजाणु, जो बेटा फ्लैजिलेटेड होते हैं, कसाबी के होते हैं, द्विकसाबी के और मोटाइल होते हैं। और शिवालों में तो सबसे कॉमन है ये, भूरे शिवालों में नाशपति आकार के हैं, तो जू फ्लैजिलेटेड। और एक आपके होते हैं अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर, स्पोरेंजिस में एप्लेनोस्पोर होते हैं, ये लो जी। यस, ऐसे अपन बात बेटा कि एक जो बहिर्जात बनते हैं कोनिडिया, कोनिडिया, ये अपन कहते हैं कोनिडियोस्पोर। तो आपने सुना होगा कोनिडियो बीजाणु, है ना, कोनिडियो बीजाणु जो कैसे होते हैं, एक्सोजिनसली इन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के अंदर क्या होते हैं बेटा, बहिर्जात होते हैं। ये लो जी, उत्पत्ति में क्या होते हैं, बहिर्जात होते हैं, है। तो यहाँ आपको पेनिसिलियम का डायग्राम दे रखा है ना, कि जैसे जिस शीर्ष के ऊपर वो जनरली अगर ये एक साके, जैसे ये फंगल आईपी हो, ये फंगल आईपी, इसके ऊपर एक शीर्ष उड़ता है कोनिडियोफोर, यानी कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर। और फिर इसी के ऊपर आप जानते हैं कि ये आपके स्पोर आ जाते हैं ना चयन की श्रृंखला के रूप में। ये तो असाकित है। साकित आपको पेनिसिलियम में डायग्राम दे रखा है कि जैसे फंगल आईपी, पहले आप जानते हो बेटा कि जो फंगल आईपी है वो आप जानते हो कि साकित होता है आगे ऐसे रेमी में, मेट्यूली में, और फिर उसके ऊपर चैन के रूप में ऐसे स्पोर्स आते हैं, सॉरी ऐसे इस आकार में ये स्पोर्स आपके आते हैं। तो वो पेनिसिलियम में आपको बता रखा होगा बहिर्जात उत्पत्ति में कोनिडिया बीजाणु। इसके अलावा आइडिया बीजाणु, क्लेमाइडो बीजाणु, कई टाइप के बीजाणु आपने, फिर एल्गी में आपने जूस्पोर बड़ा मोस्ट कॉमन, बोलो हाँ ना, चल बीजाणु, बात को समझे। तो ये तो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं, ये उत्पत्ति में बहिर्जात होते हैं। जो सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वहाँ कवकों का, कुछ लाइनें आपको मैंने बता दी, ये स्पोरुलेशन से रिलेटेड हो गई आपके सामने। इसके अलावा देखो बेटा अपन बात करते हैं वहां पर कि जैसे रीजनरेशन भी होता है, रीजनरेशन पुनरुद्भवन। तो रीजनरेशन जो होता है पुनरुद्भवन सबसे ज्यादा स्पंज में, और फिर आप जानते हो एक चपटाकर्मी है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के अंदर आपका क्या पाया जाता है, रीजनरेशन। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता है, रीजेनरेशन की अपार क्षमता है प्लेनेरिया। एक चपटाकर्मी है प्लेनेरिया आप जानते हैं कि एक चपटाकर्मी है प्लेनेरिया, और चपटाकर्मी है प्लेनेरिया। तो अगर आप जानते हो कि यहाँ 3 कट लगो, 3 हेड हो जाएंगे, या फिर यहाँ से कट लगोगे तो नीचे वाले पार्ट ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पे नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। तो ये रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन है, बात को समझे। ऐसी कुछ लाइनें दे रखी है।
फिर आपको देखो ये लास्ट जो बात दे रखी है इंपॉर्टेंट, कि जब ऐसे करते करते अपन तंतु में, कवकों में, इनमें फ्रेगमेंटेशन आप जानते हो, अगर अनुकूल परिस्थितियां हो तो तंतु में, कवकों और शैवालों में एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। खंडन जिसको आप बात करते हो, जैसे ये पटयुक्त कवक तंतु मान लो, पटयुक्त कवक तंतु, तो पटयुक्त कवक तंतु है, इसमें तो सबसे ज्यादा सामान्य, अगर अनुकूल परिस्थितियां है तो जनन का मात्र एक ही तरीका, वैसे ये लो फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े फ्रेगमेंट, और प्रत्येक फ्रेगमेंट से यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि नया कवक जर्मिनेशन होगा और नया कवक तंतु, नया फंगल हाइपी बन जाएगा, नया कवक तंतु बन जाएगा। ऐसे अपन बात करें, लेकिन जब जैसे अपन हायर प्लांट की तरफ गए, उच्च पादपों की तरफ अपन जाते हैं, और जैसे जैसे विभेदन हो जाता है, जड़ तना पत्ती में विभेदन हो जाता है, तो फिर एक जनन की एक विधि आती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या विधि आती है बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। कि आप जानते हो जनरली जिन जिन पौधों में, सरसों में, जिनको अपन अनाजों को बीज के लिए उगाते हैं, उनमें तो आप जानते हो बीज अगर अपन डालते हैं, बीज का अंकुर होता है, प्रांकुर से प्रो बनता है, मूलांकुर से मूल बनता है, वो तो लैंगिक जनन है, फिर पुष्पन होगा और फ्लावरिंग आ गया, मतलब लैंगिक जनन है। लेकिन कुछ को जैसे अपन आलू के कंदी के टुकड़े करके लगा देते हैं, जैसे अपन बात कि अदरक के टुकड़े करके लगा देते हैं, तो वो एक प्रोसेस है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है बेटा, है ना, यानी इसमें अपन बात रहे कि किसी भी पादप का कायिक भाग लिया जाता है, बीज के अतिरिक्त यदि पादप के अन्य किसी कायिक भाग, सोमेटिक पार्ट, कायिक भाग से ही नया पौधा विकसित करें, तो ये आपका होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको अपन कहते हैं। अब वो संरचना जो बीज के अतिरिक्त काम में आती है, वो आपकी होती है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, कायिक प्रवर्धक। जो आप जानते हो, आपको मोर्फोलॉजी में कहा था कि वो ऑर्गेनोपर्नेशन, मतलब चिरकालिक अंग भी होते हैं, जैसे भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम जितने भी है, चाहे वो ट्यूबर हो, पोटैटो हो, है ना, भूमिगत तने, है ना, चाहे वो ट्यूबर हो, चाहे वो राइजोम हो, चाहे वो कॉर्म हो, यानी कंद, प्रकंद, घनकंद, और सलकंद, बल्ब, चाहे वो कुछ भी हो। आपको बताए रखा ना, आलू के ऊपर तो खांच होती है, वो आलू की आंख है, और वो एक ककस्त कलिका है, वह एक्सिलरी बड है। जब आलू उग जाता है तो जर्मिनेटिंग आई बड होती है, जर्मिनेटिंग आई बड। जैसे अपन बात करें कि ये पोटैटो है, और पोटैटो पर जैसे ये इस रूप में ये खांच सी होती है, ये मतलब उसके ऊपर आई बड है, आई बड स्कार, ये आई बड है, और आई बड है, या इसको अपन कहें ककस्त कलिका, एक्सिलरी बड, क्योंकि ये तना है, तने की विशेषता कलिका का पाया जाना। फिर जब ये आप जानते हो कि इसका ये उग जाती है, ऐसे जर्मिनेट हो जाती है, तो उसको आप कहते हो जर्मिनेटिंग आई बड, जर्मिनेटिंग आई बड भी कहते हो। ऐसे कुछ दे रखे हैं ना। खैर ये अपन विस्तृत, जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर लेंगे तो ये अपन विस्तृत पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये इसके मेथड सारे मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। अभी मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको बता रहा था, इसलिए अपन नेक्स्ट लेते हैं। यस बेटा, तो कुछ ये सारे मैंने कुछ ऐसे मेथड्स जो थोड़े आपको बता दिए कि मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। यस, अब अपन कहें बेटा कि ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, और उसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। यस, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, तो देखिए बेटा जी, ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की उत्पत्ति आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी के ऊपर जो 5 जगतें हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक मोनेरा जिसमें सभी प्रोकैरियोट आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें एक कोश के यूकैरियोट आते हैं, और तीनों जो प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, वो तीनों बहुकोश के यूकैरियोट के जगत हैं। तो बेटा जी आप समझ सकते हो कि पृथ्वी पर, मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी पर मोनेरा जगत के सदस्यों में, जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोटिक संगठन होता है, पृथ्वी पर मोनेरा जगत के सदस्यों में
सदस्यों में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। यस बेटा, यानी किंगडम मोनेरा के अंदर बेटा देखो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक संगठन रखने वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी सजीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन है, वो किस में आता है? मोनेरा में। और उन सब के अंदर आप जानते हो कि ट्रू सेक्सुअल, सत्य लैंगिक जनन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ एनसीईआरटी में लिख रखा है 11th में कि भाई प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आदिम तरीके या जीन ट्रांसफर, आनुवंशिक पुनर्योजन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, जीन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सत्य प्रकार का लैंगिक जनन वहाँ एब्सेंट होता है। क्योंकि सत्य प्रकार का लैंगिक जनन तो तब होगा जब पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, चाहे किसी भी प्रोसेस हो गैमेट, और फिर फ्यूजन होगा। तब कि तुम जानते हो कि मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन है, वहाँ पर क्या होता है बेटा जी कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मैं बता दूं कि वहाँ एक तो केंद्रिक झिल्ली भी नहीं है और स्टोन प्रोटीन नहीं है। जब स्टोन प्रोटीन नहीं है तो डीएनए की पैकिंग नहीं होती है, तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम नहीं बनता है ना। तो मैं आपको बता दूं अच्छे से कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन होता है, मैं आपको अच्छे से बता दूं ये लाइन आज आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपने पूरा सेल पढ़ते हुए कभी कुछ बच्चों ने नहीं समझी होगी, लेकिन बेटा देखो यहाँ समझोगे आप कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट। भाई ना तो वहाँ केंद्र की झिल्ली होती है, सुविकसित केंद्र, स्टोन प्रोटीन, मेन तो स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट। अब तुम्हें ये पता है 12th में मॉलिक्यूलर में आप पढ़ोगे डीएनए की पैकिंग में, या वहाँ सेल डिवीजन पढ़ा होगा कि डीएनए की पैकिंग में स्टोन प्रोटीन होती है, वो स्टोन अष्टक बनता है, फिर डीएनए लिपटता है, फिर न्यूक्लियोसोम बनती है, फिर क्रोमेटिन बनता है, फिर क्रोमोसोम बनता है संघनन होकर। तो जब स्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो उसकी पैकेजिंग ही नहीं होगी, और पैकेजिंग नहीं होगी तो आप जानते हो कि 9 क्रोमोसोम, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम, गुणसूत्र नहीं बनेगा। तुम्हें पता है जब तक गुणसूत्र नहीं बनेगा तब तक ना तो समसूत्री विभाजन संपन्न हो सकता है ना अर्धसूत्री विभाजन। तो अपन ये बात कहें कि प्रोकैरियोट्स में कभी भी समसूत्री विभाजन, नो माइटोसिस और मियोसिस तो पॉसिबल है ही नहीं, नो मियोसिस। अब जब आप जानते हो रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहली आवश्यकता है सेल डिवीजन, अब ये माइटोसिस मियोसिस ये अनुपस्थित हैं, ये हो ही नहीं सकते, अनुपस्थित हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब माइटोसिस मियोसिस एब्सेंट है तो गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है ना, नो गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण नहीं होगा। चलो जी युग्मक निर्माण नहीं हुआ, वो कहते हैं भी सेल ही संलयित हो जाए, क्योंकि युग्मक निर्माण तो कवकों में भी नहीं होता बहुत बार। तो बेटा वहाँ तो सेल में भी केंद्रिक तो नहीं ना, सेल के केंद्रिक तो फ्यूजो कैरियोगेमी तो होगी, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकती। इसलिए आप जानते हो लैंगिक जनन की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फ्यूजन ऑफ गैमेट, है ना। तो अपन कहेंगे नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट ही नहीं है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, युग्मकों का संलयन ही नहीं है, तो अपन सेक्सुअल की बात करना भी पाप है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की बात करना भी क्या है? पाप है। बोलो बोलो।